विवेक हट जाओ, विवेक हट जाओ। देख लो बाबा, बैठ के देखो ना, बैठ के देखो। इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित आप तमाम लोगों का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूं। दोस्तों, यह कॉमरेड दिगंबर सिंह की श्रद्धांजलि सभा है और आप सब लोग अपने दिगंबर दा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ आए हैं। मैं आपके कदम से कदम मिलाते हुए, आपके सुर से सुर मिलाते हुए शहीद कॉमरेड दिगंबर दा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही साथ आपसे एक तकलीफ साझा करना चाहता हूं कि जो तकलीफ आप लोग पिछले दिनों महसूस किए और आज भी महसूस कर रहे होंगे कि आपका बच्चा, आपके पड़ोस का रहने वाला शहीद पिंटू सिंह इस देश की सेवा करते हुए अपने जान को न्यौछावर किए, उनके प्रति मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और तकलीफ ये है कि मेरे भी परिवार से मेरे एक भाई सीआरपीएफ की नौकरी करते थे और इसी तरह की एक कार्रवाई में उनकी शहादत हुई है। आज जब 10 दिन होने को हैं शहीद पिंटू सिंह की शहादत को, हम तमाम लोगों को इस तकलीफ के वक्त भी कुछ चीजों के बारे में विचार करना चाहिए। पहली बात तो ये, जैसा कि हमारे एक साथी आपको बता रहे थे कि बार बार सीआरपीएफ और बीएसएफ ने गृह मंत्री को कहा कि जो लोग ड्यूटी पे लगे हुए हैं उनकी ड्यूटी समाप्त होने वाली है। नए जो बटालियन के लोग हैं उनको कमान संभालना है और जब वहां का माहौल खराब है तो इनको हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचाया जाए। सड़क मार्ग से कई तरह की समस्याएं हैं। खुफिया एजेंसी कह रही है कि इस काफिले के ऊपर हमला हो सकता है, फिर भी सरकार ने हेलीकॉप्टर क्यों नहीं मुहैया कराया। भाषण में कहते हैं प्रधानमंत्री की घर में घुस करके मारेंगे, तो गए थे बिरयानी खाने के लिए नवाज शरीफ के साथ, मारते एक दो थप्पड़ तो समझ में आता, वहां तो हंस हंस करके फोटो खिंचवा रहे थे। ये माजरा क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। माजरा ये है कि आपके गांव में, छोड़ दीजिए फौज की नौकरी करने वाले किसी व्यक्ति की पार्थिव शरीर को, कोई साधारण मजदूर भी बेंगलोर में, दिल्ली में, कलकत्ता में काम करता हो और किसी दुर्घटना के चलते यदि उसकी मौत हो जाए और उसका शरीर जब गांव में आता है, आपको तकलीफ होती है कि नहीं होती है? तकलीफ तो कई गुना बढ़ जाएगा जब देश की सेवा करते हुए कोई वीर अपनी शहादत को देगा। यह बहुत स्वाभाविक बात है। हजारों लोग जमा होंगे और जब हजारों लोग जमा होंगे उसी बीच इन देश विरोधी भाजपाइयों की राजनीति शुरू होती है, ठीक उसी वक्त। और वो राजनीति क्या है इस बात को आप समझिए। जिस दिन शहादत हुई तब भी कोई शोकाकुल परिवार से मिलने के लिए नहीं आएगा और जिस दिन कैमरा चला जाएगा उसके बाद भी उस परिवार से कोई मिलने के लिए नहीं आएगा। आप सब लोग परिहारा के लोग हैं और आपके बगल की घटना है। 1 महीना बीत जाने दीजिए,
कोई लाल बत्ती वाला नहीं आएगा, कोई कैमरा वाला नहीं आएगा, कोई नेता नहीं आएगा और कोई शहीद पिंटू सिंह के बाल बच्चों से नहीं पूछेगा कि बच्चा खाए हो कि नहीं खाए हो, तुम्हारी पढ़ाई कैसे हो रही है। कोई उसके माँ बाप से नहीं पूछने वाला होगा, कोई उसके भाई से नहीं पूछेगा, कोई उस दोस्त से नहीं मिलेगा जिसने अपना दोस्त खोया है, जिसके साथ वो खेला करता होगा, जिसके साथ हंसी मजाक करता होगा, जिसके साथ मेला देखने के लिए जाता होगा। कोई उस टीचर से मिलने के लिए नहीं जाएगा जिस टीचर ने अपने शिष्य को खोया है। कोई उन ग्रामीणों से नहीं मिलेगा जिनके आंख के सामने वो लड़का पला बढ़ा होगा, क्योंकि राजनीतिक रोटी तब तक सेकी जा चुकी होगी, रोटी पक चुकी होगी और ये खा करके उसको पचा चुके होगी। ये सच है। ये तकलीफ मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस देश के दुश्मन लगातार हमारी देश की सीमाओं पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार वो चाहते हैं कि इस देश को आपस में बांट दिया जाए, इस देश के कई टुकड़े कर दिया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ठीक उसी वक्त आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि जो काम हमारे देश के विरोधियों ने नहीं कर पाया, वो काम इस देश की सरकार कर रही है। इस देश की सरकार हजारों साल से साथ रहने वाले लोगों को हिंदू और मुसलमान बना दिया है। इस देश की सरकार हजारों साल से साथ रहने वाले लोगों के बीच एक नए तरीके के जातिवाद को पैदा किया है। एक तरफ पहले कानून को खत्म करने के लिए कानून लाएगा और वो कानून खत्म नहीं हो उसके लिए जब लोग रोड पे उतरेंगे तो फिर उस फैसले को वापस ले लेगा। फिर दूसरा समुदाय रोड पर आएगा कि फैसला वापस क्यों ले लिए। और ये दो उदाहरण मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा कि पिछले साल 2 अप्रैल को SC/ST समुदाय के लोग और उसका समर्थन करने वाले लोग कि SC/ST एक्ट नहीं खत्म होना चाहिए, उसको लेकर के रोड पे आए थे। रोड पे क्यों आए थे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि SC/ST एक्ट को कमजोर कर दिया जाए। सरकार देखती रही मूक दर्शक बन करके। जब लोग सड़क पे उतर के आए तब अध्यादेश लेकर के आई, और जब अध्यादेश लेकर के आई तब दूसरा समुदाय रोड पर आया कि आप अध्यादेश लेकर के क्यों आए हैं। और अभी विश्वविद्यालयों में नौकरियों को लेकर के, आरक्षण व्यवस्था को सही तरीके से लागू करने को लेकर के एक नया रोस्टर सिस्टम लाया गया जिसमें 13 पॉइंट निर्धारित किया गया है। इसके विरोध में जब लोग रोड पे उतरे तो सरकार अध्यादेश लेकर के आई है और अब इस अध्यादेश को वापस कराने के लिए कुछ लोग आगे रोड पर आने वाले हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम आपस में लड़ें, हम आपस में झगड़ा करें और यह सरकार आराम से बैठ करके तमाशा देखे। हम आपस में मंदिर मस्जिद करें, हिंदू मुसलमान करें और यह सरकार आराम से अपनी राजनीतिक रोटी सेके। मरे गरीब का बेटा और नेता बने नेता का बेटा। जान दे गरीब का, जान जाए गरीब का, अब मजा मारे अमीर। ये इस देश में एक साजिश की तरह चल रहा है। इसीलिए मैं आप तमाम साथियों से आग्रह करता हूं कि मुझे नेता कह के संबोधित मत कीजिए, क्योंकि इस शब्द की गरिमा को इस देश के राजनीतिज्ञों ने खत्म कर दिया है। और उनकी जो पोशाक थी, पहले नेता गांधी बाबा का टोपी लगाते थे और खादी पहनते थे, आजकल आर्मी का टोपी लगाते हैं और आर्मी का वर्दी पहनते हैं। पूछिए क्यों? वो इसलिए कि खादी के सफेद सफेद कुर्तों पर इनकी बेईमानी का दाग है और उस बेईमानी के दाग को छुपाने के लिए
जो खादी को इन्होंने बदनाम कर दिया था, उस खादी को छोड़कर ये आर्मी की वर्दी पहन लिए हैं। अब ये आर्मी की वर्दी को भी बदनाम कर देंगे। मैं शुक्रगुजार हूं इस देश के चुनाव आयोग का कि कम से कम उनको याद आया कि चुनाव आयोग का काम सरकार की चापलूसी करना नहीं होता है। चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना होता है। इसलिए मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने बहुत कड़े लहजों में कहा है, बहुत साफ शब्दों में कहा है कि अपनी ओछी राजनीति भुनाने के लिए कोई भी राजनीतिक दल सेना के किसी वर्दी का, किसी प्रतीक का और किसी चेहरे का इस्तेमाल नहीं करेगा। ऐसा चुनाव आयोग को क्यों कहना पड़ा? ऐसा चुनाव आयोग को इसलिए कहना पड़ा क्योंकि देश के भीतर एक ऐसा माहौल खड़ा किया गया जिस माहौल में सरकार अपना काम नहीं गिना रही है, सरकार आर्मी का काम गिना रही है। और आप हमको एक बात सोच करके बताइए कि मेरा काम मान लीजिए खाना बनाने का है, तो जब आप खाने के लिए आएंगे तब आप हमसे खाना मांगेंगे, तो हम आपको यदि ये कहें कि कैसी बात करते हैं, आप खाना मांग रहे हैं, देश देखिए किस तरह के संकट से गुजर रहा है, पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने वाला है और आप हमसे खाना मांग रहे हैं, तो आप हमको दो चमेटा मारिएगा कि नहीं मारिएगा? आप कहिएगा कि नहीं कहिएगा कि तुम हमको खाना बनाने के लिए तुमको रखे हैं तो तुम हमको खाना दो। तुम हमको पाकिस्तान हिंदुस्तान आर्मी एयरफोर्स एयर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक क्यों समझा रहे हो? ये पूछिएगा कि नहीं पूछिएगा? मास्टर साहब को आप रखे हैं कि वो आए और आपके घर पे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाएं, और मास्टर साहब कहें कि देखिए देश का माहौल बहुत खराब है, हमको ट्यूशन का फीस दे दीजिए, हम मास्टर हैं लेकिन देश का माहौल खराब है और हम बहुत दुखी हैं, इसलिए हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हमको ट्यूशन फीस दे दीजिए। तो आप ट्यूशन फीस दीजिएगा? दुकान पे जाइएगा सब्जी खरीदने के लिए, और सब्जी खरीदते हुए आप कहिएगा कि सब्जी दो, वो सब्जी दे देगा। उसके बाद कहिएगा देखो पैसा मत मांगो, देश में इतना दुख का माहौल है, इतने वीर लोगों की शहादत हो रही है और तुम सब्जी का पैसा मांग रहे हो। तो सब्जी वाला आपके ऊपर बटखरा से आपका कपार फोड़ देगा कि नहीं फोड़ देगा? एक बात हमको आप सोच करके बताइए, प्रधानमंत्री राइफल लेकर के सीमा पे खड़ा होते हैं कि प्रधानमंत्री उड़ा रहे थे हवाई जहाज को, कि अभिनंदन हवाई जहाज को उड़ा रहा था, तो ये अपनी पीठ कैसे थपथपा रहे हैं? प्रधानमंत्री गए थे बम गिराने के लिए, तो कह रहे हैं कि आदेश हम दिए। तो अब हम आते हैं सवाल पे कि आप आदेश दिए, पुलवामा हमला हुआ कि आप हवाई जहाज से जाकर के पाकिस्तान में बम गिराए, मुबारक हो आपको। हमको यह बताइए कि आपने तब आदेश क्यों नहीं दिया कि हमारे सैनिकों को हेलीकॉप्टर से उठा करके कश्मीर पहुंचाया जाए, उनको सड़क मार्ग से क्यों ले जाया गया, क्यों उनके ऊपर हमला करवाने के लिए ऐसी परिस्थिति पैदा की गई? इसके लिए किसको जिम्मेवार माना जाएगा? कामयाबी आपकी और नाकामी किसकी? नेहरू जी की। आप प्रधानमंत्री हैं तो जो कामयाबी हुई वो आपकी और जो नाकामी हुई वो किसकी? और ये बेईमान लोग हैं। इस बेईमानी का एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, और मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं सभी लोगों से कि इस बात की चर्चा मत कीजिए कि मैं शहीद पिंटू सिंह के घर गया था। कभी इस बात की चर्चा मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा वहां जाना कोई सियासी कारण नहीं था। मैं इस जिले का हूं, इस जिले में मौजूद हूं। किसी व्यक्ति के साथ कोई दुखदाई घटना होगी, बिना किसी वोट के गुना गणित के वहां हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये मेरी जिम्मेवारी है, ये इंसानियत है, ये इंसानियत है, जिस इंसानियत को हम लोग अपने पालन पोषण में सीखे हैं। गांव में किसी जात का, किसी धर्म का कोई व्यक्ति जब मर जाता है,
जब तक उसकी लाश नहीं जाती है किसी का भी चूल्हा नहीं जलता है। ये हमारी संस्कृति है और इस संस्कृति का यदि हम पालन करते हैं तो ये पालन करना हमारी जिम्मेवारी है। यही हमारे पुरखों ने हमको सिखाया है। इसको कभी भी राजनीति से जोड़ करके मत देखिए। लेकिन जो लोग शहीदों के नाम पे राजनीति करते हैं उनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि रैली से एक रात पहले डिस्को डांस का बहुत अच्छा प्रबंध आप किए थे पटना में। सब नेता हवाई जहाज से उसी हवाई अड्डे पे उतरे थे जिस हवाई अड्डे पे हमारे वीर शहीद पिंटू सिंह का शव आया था। आप वहीं मौजूद थे। आप में से किसी को फुर्सत नहीं हुई कि एक बार नम आंखों से उस वीर को सलाम दें, उसके शोकाकुल परिवार के साथ खड़े हों। ये बेईमानी है। इस बेईमानी को आप समझिए और आप ये समझिए कि पुलिस कब आती है? जब वार्तालाप नहीं हो पाता है। शहीद दिगंबर सिंह की क्या भूमिका थी कि दो पार्टी में झगड़ा हुआ है तो दोनों पार्टी को बिठा करके पंचायती कर देंगे, जो फैसला होगा कर देंगे, तो दोनों पार्टी को थाना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री ठीक से अपना काम किए होते तो आर्मी को गोली चलाने की क्या जरूरत है? आर्मी को गोली चलाने की जरूरत कब पड़ती है? जब सरकार अपने काम में विफल हो जाती है। और जो लोग ये कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, वो मोदी जी का सम्मान नहीं कर रहे हैं, वो हमारे देश की सेना का अपमान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी नहीं होते तो ऐसा नहीं होता। अरे बुर्बक, मोदी नहीं थे तो देश आजाद नहीं हुआ, हमने अंग्रेजों को नहीं भगाया। मोदी नहीं थे तो क्या इस की लड़ाई नहीं जीती गई, 71 की लड़ाई नहीं जीती गई, कारगिल की लड़ाई नहीं जीती गई। इसको कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। और अपने मुंह मियां मिट्ठू क्यों बन रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि जनता के साथ उन्होंने छलावा किया है, धोखा किया है, बेईमानी की है। क्या बेईमानी किया है? 2014 में जिस गांधी मैदान में ये 3 मार्च को रैली करने के लिए आए थे, उस दिन हमारे जिले में एक शहीद वीर की चिता जल रही थी। इसी तरह की रैली ये 2014 में करने के लिए आए थे और उस पटना के गांधी मैदान की रैली में प्रधानमंत्री ने गला फाड़ फाड़ करके कहा था कि पटना के गांधी मैदान की रैली में जो बम ब्लास्ट हुए हैं, उसमें जो मारे जाने वाले लोग हैं, उनके परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। कितने परिजनों को सरकारी नौकरी दिया गया? गरीब का बेटा मर गया, आपकी रैली में मोदी मोदी हो गया, इनकलाब जिंदाबाद हो गया, नौकरी मिले ना मिले, जनता को कौन पूछने वाला है? 3 साल हो गया है। याद कीजिएगा, आपके टीवी चैनल पर एक वीर का नाम बार बार आता होगा, हनुमंत थप्पा का। आज इसकी स्थिति क्या है? उनकी पत्नी का बयान आया है कि हमको कोई सरकारी सुविधा नहीं दी गई है। पिछले 3 सालों में हमारे जिले से जो 3 शहीद हुए हैं, उनके परिवारों से जाकर के मिल लीजिए। शहीद अमरेश के परिवार से मिल लीजिए, शहीद राजेश के परिवार से मिल लीजिए और शहीद पिंटू के परिवार से जाकर के मिल लीजिए और पता कर लीजिए कि उनके लिए कौन सी योजना बनाई गई और कौन सी योजना को अमली जामा पहनाया गया और कौन सा वादा पूरा किया गया है। यह है हकीकत। इस हकीकत को समझिए कि आप किसान हैं, आप किसानी करते हैं, मेहनत से आप अनाज पैदा करते हैं, अपना खून पसीना लगाते हैं, लेकिन जब आप अपना अनाज लेकर के जाते हैं बाजार में बेचने के लिए, तो आपको वो फसल देख करके मन करेगा कि इसको क्यों उपजाए हैं, आपको माथा पीट लेने का मन करेगा। बीज खरीदने जाइए, महंगा खरीदना पड़ेगा, और खून पसीने से तैयार किया हुआ फसल बेचने के लिए जाइए तो आपको सस्ता बेचना पड़ेगा। और अनाज के सस्तेपन की तो बात छोड़ दीजिए, अनाज को पैदा करने वाले अन्नदाताओं की जान भी सस्ती है। कभी सोचे हैं
कि एक साल में कितने किसान आत्महत्या करते हैं? 12,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है इस देश में। और उन किसानों को बीमा देने के नाम पे जो योजना शुरू की गई, उस योजना में कंपनी को एक साल में 10,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है। यह है व्यवस्था की सच्चाई कि एक तरफ किसान खेत में अपनी जान दे दे और दूसरी तरफ उसका बच्चा इस देश की सीमा की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दे दे। यह है इस देश की सच्चाई। और किसान पर भी राजनीति कर लेंगे और जवान पर भी राजनीति कर लेंगे ये बेईमान लोग जो दिल्ली में जाकर के बैठे हुए हैं। इसीलिए आज जब हम शहीद दिगंबर की शहादत सभा में यहाँ उपस्थित हुए हैं, श्रद्धांजलि सभा में यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो हमको एक बात का संकल्प लेना पड़ेगा। और वो संकल्प ये है कि उस लड़ाई को, उस विचारधारा को, उस संघर्ष को हमको आगे बढ़ाना है। और संघर्ष को जब हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो आप तमाम लोगों से एक बात हम अपील करना चाहते हैं। इतिहास क्या है कम्युनिस्ट पार्टी का ये आप जानते हैं। हमारे बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे आंदोलनकारी साथी हैं, जो नेता हैं, उन्होंने आपको बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास है। आप जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का क्या इतिहास है, लेकिन हम उस इतिहास में नहीं जाएंगे क्योंकि हम जानते हैं कि आज जमीन की हालत क्या है, किसान की हालत क्या है। और किसान खुद किसानी नहीं करना चाहता है, खुद किसान अपने बेटा को किसान नहीं बनाना चाहता है। ये हमारी हकीकत है। इसीलिए आज के वक्त में जमींदारों से ज्यादा जरूरी है कि चौकीदारों से लड़ाई लड़ा जाए, क्योंकि ये चौकीदार चोर है, ये चौकीदार नहीं है। ये चौकीदारी नहीं कर रहा है देश की, ये दरवानी कर रहा है इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों की, अंबानी और अदानी की। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कि हमारा टैक्स का पैसा इस देश के पूंजीपतियों का खजाना भरने के लिए खर्च किया जाता है और हमारे लिए जो योजना बनाई जाती है वो योजना रास्ते में ही रह जाती है, वो हम तक नहीं पहुंचती है। एक योजना बनाया प्रधानमंत्री ने, उज्ज्वला योजना, जानते होंगे उस योजना के बारे में। कहा कि हमारे देश की गरीब मां के आंख से आंसू नहीं गिरेगा, इसीलिए हम मुफ्त का गैस सिलेंडर देंगे। लिए ना मुफ्त का गैस सिलेंडर? कितना लोग भरवा रहे हैं गैस सिलेंडर? क्यों नहीं भरवा रहे हैं? क्योंकि वो गैस सिलेंडर मुफ्त का नहीं है। वो गैस सिलेंडर मुफ्त का नहीं, मूर्ख बनाने के लिए है। उस गैस सिलेंडर का कनेक्शन आप ले लीजिए और जब आप दोबारा भरवाने के लिए जाइएगा तो चूल्हा, पाइप, रेगुलेटर, सिलेंडर सबका किस्त आपसे काटा जाएगा। मोटरसाइकिल अगर कभी खरीदे होंगे डाउन पेमेंट दे करके तो समझते होंगे कि कैसे महीना महीना किस्त देना पड़ता है। उसी तरीके का किस्त सिस्टम ये उज्ज्वला योजना के साथ लगा दिया कि आप जितना बार गैस भरवाने के लिए जाइएगा उतना बार गैस सिलेंडर में गैस के दाम के अलावे सिलेंडर का, चूल्हा का, गैस का, पाइप का किस्त आपसे वसूल किया जाएगा। और जब जनता को यह बात पता चली तो गैस सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर बतन शोभा बन गया। वो घर में रखा हुआ है। अब कुटुमे आवे छथिन तभिए उनका लाइटर लगे छे, नहीं तू रखले रहे छे। गाय माता खातिर घट्ठा कहियो न गैस सिलेंडर पर बनाए वाला छे। ये हकीकत है कि नहीं है? अब पोस्टर देखिए, पेट्रोल पंप पर, चौक पर, चौराहा पर, बखरी में, परिहारा में, बेगूसराय में, दौना में, पपरौर में, सब जगह प्रधानमंत्री का हंसता हुआ नूरानी चेहरा आपको मिलेगा कि हम गरीबों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए हैं। और गैस सिलेंडर का दाम कितना है? 1,000 रुपया से ज्यादा। कितना परिवार है जो 1,000 रुपया हर महीना गैस सिलेंडर भरवाएगा? तो आंख से आंसू बंद हुआ कि नहीं हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन पॉकेट से आंसू निकलना शुरू हो गया है। ये सच्चाई है। सच्चाई ये है कि प्रचार बहुत अच्छा किया जाएगा आपके लिए। ऐसा लगेगा कि आहा, सही में ये अद्भुत प्रधानमंत्री पैदा हुआ है, इसकी हर योजना बहुत शानदार है। आप खुद बताइए कि आपके सामने कौन सा विकास पहुंचा है? वृद्धा पेंशन 500 रुपया, 500 रुपया में पूरे महीने का सब्जी खरीद सकते हैं आप?
500 रुपए में 400 वो जो 100 रुपया ठेक ले और क्या कि आपके खाते में 15 लाख रुपया आएगा। अब प्रचार गाड़ी लेकर लोग जमा के आओ आओ प्रधानमंत्री जी की योजना सुनो, चौपाल कर रहे हैं सब जगह, जनता को बता रहे हैं कि उसके लिए क्या किए हैं। तो हम लोग देहाती आदमी हैं, एक बात हमको समझा दीजिए, खायल देह नहायल देह छुपे छे। प्रधानमंत्री अगर हमरा कुछ देते रहे तो हम न बोलतिए कि हमरा प्रधानमंत्री की दिलकै, कि प्रधानमंत्री हमरा आके बतेते कि हम तोरा की दिलियो हन। केकरा बुर्बक बनाए रहे, जनता के बुर्बके न बुझे छे। टीवी खोल ले तो देखबो केना मुद्दा ओकरा पर पलटैत रहे छे। आब टीवी पर पुलवामा के चर्चा नहीं हो रहा है, अब एको बार जे छे पुलवामा के शहीद के नाम ओकर फोटो नहीं दिखाई जाए रहा है। आप कौन चीज चर्चा हो रहा है, या तो पाकिस्तान या तो राम, यही दो मुद्दा है। एक बात बताइए कि इस पाकिस्तान और राम के मुद्दे के बीच इंसान कहाँ है, हिंदुस्तान कहाँ है, और हिंदुस्तान के आम और आवाम कहाँ हैं, इस पे आप विचार कीजिए। क्या हुआ उन वादों का? जनधन योजना में खाता खुलवाए ना इस आशा में कि 15 लाख आएगा, पहुंचा और 5500 रुपया ले लेके। ये है हकीकत। इस हकीकत पे विचार कीजिए, और इस हकीकत पे जब विचार कीजिएगा, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, इसको हमको करने की जरूरत भी नहीं है। बस हम आपको ये बता रहे हैं कि देश एक गंभीर संकट से गुजर रहा है, और यह देश जब हमारा है तो इस देश की रक्षा करने का दायित्व भी हमारे कंधे पे है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा, और यह जो दायित्व है उस दायित्व से हमको ये एहसास होता है कि हमको हमारे लोगों के बीच जाने की जरूरत है। हम पीएचडी अपने बाबूजी के पैसा से नहीं किए हैं, हम पीएचडी आपके पैसे से किए हैं। आप जो कलम से लेकर के नमक तक खरीदते हैं, खाद से लेकर के बीज तक जो आप खरीदते हैं, उसके ऊपर जो आप टैक्स देते हैं सरकार को, उस टैक्स के पैसे से सरकारी स्कूल कॉलेज चलता है। उसी सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ करके हम पीएचडी किए हैं। हम आपका नमक खाए हैं, इसलिए हम नमक अदायगी करने के लिए आए हैं और आपको बताने के लिए आए हैं कि देश के भीतर क्या चल रहा है। कोई दुश्मनी नहीं है हमको किसी से, प्रधानमंत्री के से हमको कोई दुश्मनी नहीं है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि गरीबों को कब तक ठगा जाएगा, कब तक लूटा जाएगा। पिछली सरकार से परेशान थे तो आपको वोट दे करके प्रधानमंत्री बनाए, और आप जब प्रधानमंत्री बन गए हैं तब आप पिछली सरकार की कारनामों को गिना रहे हैं। अरे हमको मालूम है कि पिछली सरकार ने क्या किया। आप ये बताइए कि आपने हमारे लिए क्या किया, इस सवाल का जवाब दीजिए। और इस सवाल का जब जवाब नहीं है उनके पीछे, तब वो हमारे सवाल को भटकाना चाहते हैं, और भटका करके कभी जात में हमको उलझाना चाहते हैं, कभी धर्म में हमको उलझाना चाहते हैं, और कभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद में हमको उलझाना चाहते हैं। इसीलिए देश के तमाम लोगों से हम ये अपील करना चाहते हैं कि आज इस गंभीर दौर में हम तमाम लोगों को एकजुट होकर, इकट्ठा होकर यह बात सोचने की जरूरत है कि देश की रक्षा कौन करेगा। देश की रक्षा को हमको करना पड़ेगा, हम करेंगे देश की रक्षा। और हमारे लिए, हमारे दिमाग में देश की रक्षा कैसे करेंगे, इसकी योजना स्पष्ट होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि वो योजना ये है कि इस देश में जब तक सबकी शिक्षा और सबके काम की बात नहीं होगी, जब तक किसानों के उचित फसल के दाम की और मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी की बात नहीं होगी, जब तक महिला हो या पुरुष, हिंदू हो या मुसलमान, सबके बराबर आत्मसम्मान की बात नहीं होगी, तब तक हम अपने संविधान को नहीं बचा सकते हैं, अपने लोकतंत्र और देश को नहीं बचा सकते हैं। यह उदाहरण आप लोगों को समझना चाहिए कि बाबूजी घर बना करके दे दिए, उस घर में यदि झाड़ू हम नहीं लगाएंगे तो घर गंदा होगा कि नहीं होगा। 1947 में गांधी बाबा, भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, एक से एक वीरों ने अपनी जान की बाजी लगा करके हमको अंग्रेजों से आजादी दिलाई। जो आजादी हमको मिली है
उस आजादी की रक्षा के लिए, जो संविधान का अधिकार हमको मिला है, उस संविधान के अधिकार की रक्षा के लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। और जब हम संघर्ष करने के लिए तैयार होंगे तब हमको शहीद दिगंबर जैसे महान लोगों के बताए रास्तों पे चलने की जरूरत पड़ेगी। और आज जब हम रास्ते में आ रहे थे, हर पोल पे ललका झंडा लहराते हुए देख रहे थे, तो हमने कहा कि बेगूसराय जिले में ललका झंडा ने एक नई करवट ली है। और यह जो नई करवट है, उस नई करवट का संदेशा यही है कि हम फिर से एक बेहतर भारत के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाने वाले हैं। और वो गाना आप लोग सुनते होंगे ना कि सुनो हो भैया सुनो हो बहनी, एगो टटका खुशखबरी हो, ललका झंडा दिल्ली में जाके धूम मचेते अबरी हो। यह जो हमारी लड़ाई है, इस लड़ाई पे हमको चलने की जरूरत है। और कुछ लोगों को लगता था कि हम लोग विलुप्त होते जा रहे हैं, तो शायद वो लोग हमको पहचानने में गलती कर गए। हम लोग बांस हैं, बांस। बियाहो हमरे से मरबा बने छे आ जरबे खातिर चचड़ियो हमरे से तैयार है छे। हम लोग बांस हैं, बांस। इसीलिए ब्याह में देखिएगा जो कोहबर बनता है तो एक तरफ पूरन छापा जाता है, दूसरी तरफ बांस छापा जाता है। और जो बांस हम लोग हैं, इसको जेसीबी से भी उखाड़ दीजिएगा तब भी उसका बीटा नहीं उखड़ता है। हम साफ साफ शब्दों में इस देश के लोगों को कहना चाहते हैं, जब तक जुल्म रहेगा तब तक उस जुल्म के खिलाफ लड़ने की आवाज भी रहेगी, या झंडा भी रहेगा। यह बात हम उनको कह देना चाहते हैं। और हम कोई त्याग करके नहीं आए हैं, कोई त्याग करके हम नहीं आए हैं, हम आपको कह देते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इस जिम्मेवारी के एहसास के साथ आपके बीच मौजूद हैं कि बाप दादा का लगाया हुआ आम का पेड़ का फल हम खाए, और हम जो आम का पेड़ लगाएंगे उसका फल हमारे आने वाली पीढ़ी खाएगी। इस दौर का जब इतिहास लिखा जाएगा तब यह लिखा जाएगा कि जब देश गंभीर संकट से गुजर रहा था, जब इस देश के वीरों की शहादत के ऊपर ओछी राजनीति हो रही थी, जब इस देश के पैसे को लूट करके अंबानी और अदानी के खजानों को भरा जा रहा था, तब इस देश की जनता ने मुकम्मल तौर पर संघर्ष करने का काम किया था। और वह जो संघर्षकारी इतिहास बेगूसराय जिले का है, उस इतिहास को हम जिंदा करने के लिए आए हैं। और हमको पूरा भरोसा है कि राष्ट्र कवि दिनकर की यह धरती, रामचंद्र पासवान की यह धरती और कॉमरेड सूरज नारायण और चंद्रशेखर की इस धरती से एक नई क्रांति का आगाज होगा। और समता मूलक भारत के निर्माण में, सामाजिक न्याय की पुनर्स्थापना के लिए, सांप्रदायिकता को परास्त करते हुए एक मुकम्मल भारत के निर्माण के लिए हम अपनी भूमिका जरूर निभाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका साथ यदि आपके बेटे को मिलेगा तो इस लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचा करके रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए और शहीद दिगंबर को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। शहीद पिंटू अमर रहे, शहीद पिंटू अमर रहे। साथी कन्हैया को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे अंचल मंत्री जो आज के अध्यक्ष हैं, समापन भाषण